कुदरत के ये कानून जो है, ब्रह्मांड के जो अटल नियम आप कहते हैं, वो क्या है? शरीर बीमार नहीं पड़ने के लिए संघर्ष करता है, ये शरीर का लॉ है। क्या होता है, भूख लगने का वेट ही नहीं करते बल्कि साइकोलॉजिकल टाइम ईटर बनता है। टाइम हो गया कि लंच टाइम हो गया तो लंच। ऐसे तो इसलिए तो स्वास्थ्य के मामले में मैंने ये नियम जाना कि शरीर की भाषा को सुनो भाई, भूख लगे तो खाओ। हेल्थ और न्यूट्रिशन कोई बड़ा विज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस का विज्ञान है। जब 84 लाख योनियों को मैं क्या खाऊं और कब खाऊं उनको पता है, तो आप एक इतने बुद्धिमान ह्यूमन बीइंग होकर आपको क्यों नहीं पता? ये बच्चों को देखते हैं या कई लोगों को कोई ऐसी बड़ी डिजीज हो जाती है जो मतलब बहुत कम एज में हो जाती है, तो फिर वो लोग नहीं पैदा कर रहे हैं ना। हर आदमी में अमीर बनने की क्षमता रहती है, वो कम ज़्यादा, क्योंकि बड़ी बड़ी विज़न, छोटी विज़न, ये सब हम पूर्व जन्म से लेकर आते हैं। तो मतलब पैसों की कमी नहीं है, मैं ऐसे कहता हूँ। हमारे पैसे लेने का दम नहीं है तुम्हारे अंदर। दुनिया देना चाहती है कि 96% ऑफ द वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट एंड सक्सेसफुल पीपल आर अंडर ग्रेजुएट्स। हर आदमी ना एक करोड़ लेके बैठा होता है अपने घर में, सबकी तरफ झांक रहा होता है क्योंकि मेरे को क्या क्या देगा, यानी कि। लेकिन जो जब दोस्तों की तरफ देखता है ना, तो उसको नहीं पता कि वो तुमसे बड़े कटोरे लेके बैठे हुए हैं। हर आदमी को ये समझना जरूरी है कि हम इस संसार में सिर्फ और सिर्फ देने के लिए आते हैं। मेरा काम है लोगों को खटखटाना, जगाना। जागना है तो जागो, नहीं तो मैं फिर अगले जन्म में फिर आ जाऊंगा साला, फिर खटखटाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। हमारे रिश्ते, हमारी बीमारियां, हमारे डर, क्या ये कहीं हमारे अवचेतन मन से जुड़े हुए होते हैं? क्या इन सब का संबंध हमारी पिछली जिंदगी से भी रहा होता है? क्या हम अपनी बीमारियों को रेकी के जरिए, हीलिंग के जरिए ठीक कर सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं। क्या धन कमाया जा सकता है और क्या अच्छा करियर बनाया जा सकता है? हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, क्या ये हर किसी के लिए लागू होता है? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। रेकी को जिन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया, रेकी हीलिंग फाउंडेशन बनाया, हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा जी स्वयं आज मौजूद हैं। उनसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी तमाम चीज़ें जानेंगे। आपके जो क्वेरीज हैं, जो सवाल हैं, उनके जवाब आज लेते हैं। शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरा जी। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि जो हम PLR की बात करते हैं, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हर किसी को कराना चाहिए? इसके फ़ायदे क्या हैं? किन लोगों को इसकी ज़रूरत है? पास्ट लाइफ इसलिए कराना हर व्यक्ति को ज़रूरी है कि 1 घंटे की जब पूर्व जन्म की कोई यात्रा करता है ना, तो यूँ समझो कि उसकी हमेशा के लिए उसकी आंखें खुल जाती है। वो बड़ा आई ओपनर है, बड़ा एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हम अगर पास्ट लाइफ में नहीं जाते हैं तो आप यूँ समझ लें कि हम घोड़े की नाल की तरह हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं, जहाँ मतलब लिमिटेड एक उतनी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब आप सैटेलाइट की तरह जाकर पूरे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देखते हैं, तो आपकी मतलब आंखें खुल जाती है और बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं। सारा जैसे कहते हैं ना, अंधविश्वास वगैरह जो भी होता है सब खत्म हो जाते हैं। और हमारे बहुत सारे जो डर हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और हमारे क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं। मतलब हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप साफ साफ देखते हैं कि नीम से बिल्कुल नीम का फल ही निकला है, आम से आम का निकला है, तो फिर आप थोड़ी कोई धरती के ऊपर कोई शक करते हो। आप नीम का भी अगर कड़वा निकला भी है तो आप बड़े आराम से उसको एक्सेप्ट करते हो, तो उसमें भी वो एक्सेप्टेंस आ जाती है। आप कहता है यार बीज तो मेरा ही डाला हुआ था। ऐसे देखिए, जीवन भर हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम जीवन भर कई गुरुओं के साथ भी रहते हैं, हम साधना ध्यान भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है उस आत्मज्ञान की तरफ नहीं जा पाते हैं जो 1 घंटे की यात्रा आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवा देती कि मैं वास्तव में कौन हूँ। क्योंकि आप जब पिछले जन्म में जाते हैं, और जो आपने पूछा ना बेनिफिट्स क्या है, अब सबसे पहले तो आप अपने आप को बिल्कुल एकदम एक अलग जात पात में देखते हो। आप कभी हिंदू हो, कभी मुसलमान हो, कभी क्रिश्चियन हो, कभी फ्रांसिस हो, कभी अफ्रीकन हो, कभी चाइनीज है, कभी कोरियन है। तो आपको लगता है कि मैं हूँ कौन वास्तव में। कभी आप जेंडर भी बदलता है आपका, समटाइम यू आर ए मेल, समटाइम यू आर ए फीमेल। अच्छा, और फिर आप के परिवार के जितने भी लोग आपके पिछले जन्म में थे उसमें से कहीं प्यार था किसी के साथ, तो इस जन्म में फिर रिपीट हो रहे होते हैं। चूँकि मैं फ्यूचर में भी लेके जाता हूँ 100 years आफ्टर,
तो फ्यूचर में भी जो है कई परिवार के लोग हमारे साथ वापस आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आदमी के भीतर एक बहुत बड़ा दुख रहता है, डिप्रेशन रहता है कि मेरा वो प्रियजन चला गया, तो इसमें आपको लगेगा कि कहाँ गया, शरीर जरूर चला गया लेकिन वो तो वापस आ गया, उसकी चेतना तो फिर जुड़ गई मेरे साथ। तो ये जो दुख होता है ना कि कोई बिछड़ता है, तो आपको लगेगा कि कोई बिछड़ता नहीं है, हम सब बस थोड़ी देर के लिए उतर जाते हैं ट्रेन से और अगले स्टेशन पे फिर मिल जाते हैं, यूँ समझ लें। तो ये भाव आपको उसमें आ जाता है तो फिर आप दुखी नहीं होते हैं, ठीक है ना। अभी कई लोगों के हस्बैंड मर जाते हैं अनटाइमली, तो वो महिलाएं मेरे पास आती है और जब मैं उनको पूर्व जन्म में ले जाकर दिखाता हूँ कि वो हस्बैंड जो है फिर वापस अगले जन्म में आ गया आपके साथ दोबारा, तो वो एकदम मतलब पूरी तरह 100% डिप्रेशन से निकल कर रिलैक्स हो जाती है, ठीक है ना। और फिर आप अपनी मृत्यु को देखते हो, 60, 70, 80, 90 में मरे तो लोगों ने आपको जलाया, गाड़ा, तो फिर आपने देखा कि आपकी चेतना बाहर निकल गई। आत्मा जो है, देखिए आत्मा कभी कोई देखता नहीं ना, आपको भी नहीं पता आत्मा क्या होती है, कभी सुनते रहते हैं, लेकिन वहाँ तो प्रत्यक्ष आप अपनी आत्मा का रंग भी देखते हैं, क्योंकि आत्मा के रंग से भी आपकी एवोल्यूशन कैसी है, मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है, आप सांसारिक ग्रोथ कितनी है, वो उसमें पता चल जाता है कलर से भी। तो वो आत्मा आप देखते हैं कि निकली, फिर किसी भी जन्म में, चाहे 100, 200 कोई भी जन्म में जब मैं गाइड करता हूँ वहाँ वो 1 सेकंड में चला जाता है और फिर वो देखता है कि वहाँ पर फिर अलग वापस दोबारा अलग जात पात में जन्म लिया। तो हर जन्म में वो देखता है कि मेरी जात, मेरा लिंग सब जो बदलता रहा, तो ये जो ऊंच नीच जात पात का जो भ्रम है लोगों के दिमाग से, ये हमेशा क्लियर समाप्त हो जाता है। और ये बात समझ में आ जाती है कि आज मेरे पास जो भी अच्छा बुरा, अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ गलत परिस्थितियाँ जो भी घट रही है वो बड़ी नियम से घट रही है। मतलब आई एम द मैग्नेट ऑफ एवरीथिंग, मतलब कर्म का जो सिद्धांत, कर्म का हम कहते हैं वो सिद्धांत है। काम हाँ, करता है। मतलब मैं हर चीज़ का चुंबक हूँ। आज अगर मुझे कोई, बहुत सारे लोग मेरे तकलीफ में आकर खड़े होकर मदद कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नियम से मदद हो रही है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है ना, तो वो भी बड़े नियम से है वास्तव में। अच्छा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब यूनिवर्स में जितनी भी आप मतलब जो हमारे कर्म हैं, मतलब हमने आज तक किए हैं, वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, तो वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। अगर आपने लोगों को खूब मदद की है, सेवा की है, आपने लोगों का भला किया है, तो वो किया हुआ 1% भी कहीं नहीं जाता। बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि आपने अगर एक चिड़िया को दाना भी डाला है, आपने कुत्ते को रोटी भी खिलाई है ना, और आपने गाय के घाव को भी ठीक किया है ना आपने, मान लो, तो एक पेड़ को भी आपने पानी भी ढंग से डाला है, प्यार किया है ना, तो उसकी भी एनर्जी आपके साथ जुड़ती है। क्योंकि पेड़, देखिए दिखने में आपको लगता है पेड़ है क्या है, ये क्या समझता होगा, पर ये तो खैर अब तो प्रूव हो चुका है कि प्लांट जो है इमोशंस, मतलब ये भी आपके वाइब्रेशन को कैच करते हैं और वो रिएक्ट करते हैं नेगेटिवली या पॉजिटिवली, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर आपने तो कभी सुना होगा कि अगर एक गांव के लोग मिलके एक पेड़ को अगर सारे कर्ज शुरू कर दें तो कुछ दिन में वो पेड़ मुरझा के मर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं। तो इसीलिए हमने जीवन में जो भी लिविंग नॉन लिविंग के साथ जो हमने व्यवहार किया, वो व्यवहार जो है हमारे जीवन में वापस रिवर्स होके आता है हमारे साथ में। मतलब हमारे ये देवदूत है हमारे, समझो मैंने एक चींटी को मारा नहीं बल्कि बचा लिया मैंने, मान लो, तो मैंने समझो मैंने एक देवदूत तैयार कर दिया अपने लिए, यूँ समझ लो। तो कर्म ही हमारे सब कुछ है। कर्म ही है कि देखो, सबसे पहली बात तो अर्चना जी हमें क्या समझने वाला है, और हर व्यक्ति को समझनी है, किसको पढ़िए तुम्हारे जीवन को, मतलब अच्छे ढंग से चलाएं कि बुरे ढंग से चलाएं, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाएं कि बुरा बनाएं, किसको पढ़िए, हु इज डिसीजन, मतलब नियंता कौन है, समझे ना। यूनिवर्स तो धरती की तरह है ना, और धरती, मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी है, आपको सुनकर के मजा आएगा कि धरती को क्या बीज से नाता, धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजारें हजार फलों के लाखों बीच। कहे नंद नहीं कोई जगत में, नरक स्वर्ग को देने वाला, नर्ग स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। तो बहुत सुंदर, इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई है वैसे। तो मतलब
किस कोई दुनिया में ना कोई देखिए मतलब ईश्वर कोई आदमी तो है नहीं कि जो आपके बारे में डिसीजन लेगा बैठे बैठे। वो तो यूनिवर्सल फोर्स है अपने आप में, जो बोलते हैं ना एनर्जी के रूप में, वो तो संसार में हर एक में अभिव्यक्त हो रहा है, तो वो क्यों डिसीजन लेगा। प्लैनेट्स को क्या पड़ी है, ये जितने शनि मंगल राहु के तो घूम रहे क्या, तुम्हारी नौकरी छीनने के लिए घूम रहे क्या, ये तुम्हारा धंधा चौपट करने के लिए घूम रहे क्या, ये तुम्हारा लक खराब करने के लिए घूम रहे हैं क्या। ये तो आपकी सोच है, और अगर कर रहे हैं तो ये इंडिया वालों की ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर दूसरी कंट्री में तो ऐसा नहीं हो रहा है। सब लोग हॉरोस्कोप लेके पहुंच जाते हैं। नहीं, और इंडिया में आपने अगर बाहर की कंट्री में कभी गए होंगे, वहां ये सब झंझट है ही नहीं, ना वहाँ पे कोई काल सर्प दोष, ना कोई शनि मंगल राहु के, तो कुछ भी नहीं वहाँ पे। हालांकि भारत में गहराई है साइंस की, तो एस्ट्रोलॉजी ये सब अच्छे विज्ञान बने हैं, लेकिन हम लोग तो इसी में उलझ के रह गए। तो समझना क्या मालूम है कि कोई भी इस यूनिवर्स में किसी को आपका भाग्य बनाना या न बनाना, गरीब रखूं कि अमीर रखूं, ये किसी को पड़ी नहीं है। इट इज ऑल योर विजन, योर चॉइसेस, योर एक्शंस, समझे ना, और उसके अनुसार आपका आगे का जीवन जो है मिल रहा होता है इस तरह से। तो बस यही मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि नियम काम कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा कि नियम से कोई तरे ना पत्थर, घीना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना अड़े आए। तो कुदरत के ये कानून जो है, ब्रह्मांड के जो अटल नियम आप कहते हैं, वो क्या हैं? देखिए अटल नियम जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ये अटल नियम है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेट है ना, जैसे आग में हाथ डालो जलना डेफिनेट है, ठंडा पानी ठंडा लगता है, एक्शन रिएक्शन होते हैं। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉ है, समझ लो, जो केमिकल जैसे अपने आप में रिएक्ट करते हैं ऐसे। तो देखिए बेसिकली देखा जाए 3 हमारे जीवन के अंग है, या 4 अंग में बोल सकता हूँ। जैसे किसी भी आदमी को परम स्वास्थ्य चाहिए तो उसके नियम है, किसी को आदमी को परम समृद्धि चाहिए तो उसके भी नियम है, किसी आदमी को परम आनंद चाहिए भाई तो उसके भी नियम है, और किसी आदमी को अच्छे प्रेम पूर्ण संबंध चाहिए तो उसके भी नियम है। तो ये जनरली 4 चीजें हर आदमी की इस जीवन में नीड है ना। तो स्वास्थ्य को लेकर हर आदमी को क्या समझना चाहिए मालूम है कि परमात्मा ने हमारा शरीर इतना वंडरफुल बनाया और एक एक कोशानु ऐसा बनाया कि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहता है मरते दम तक। आप अगर इसके काम में बाधा न डालें तो हम जो है फल की तरह पककर संसार से अलग होते हैं, सड़कर टूट कर नहीं। तो इसका मतलब है स्वास्थ्य शरीर का मूल स्वभाव है, यानी कि नॉर्मल चलना, रिजनरेट करते रहना, इकोनॉमिकली सरवाइव करना हर हालत में, समझे ना। और तो ये बॉडी का अपना नेचुरल गिफ्टेड लॉ है। तो बीमार पड़ना सबसे कठिन काम है, बता रहा हूँ मैं। द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क इज बीमार पड़ना। क्यों? उसके लिए आपको कई सालों तक तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप जरा सोचो ना, आपको एक महीना भर नमक खा लो, महीना भर घी तेल खा लो, तो भी आपको कोई हार्ट ब्लॉकेज तो होगा नहीं। मान लो आपने, तो मतलब आप शराब पी लो कि आप सिगरेट पी लो, मान लो महीना 2 महीना 6 महीना पी लो, तो भी एकदम बॉडी तो बोलेगी नहीं ना। क्यों नहीं बोलती मालूम है? शरीर बीमार नहीं पड़ने के लिए संघर्ष करता है, ये शरीर का लॉ है। और आप बीमार करने के लिए अच्छी मेहनत करते हैं, बस समझे ये। तो इसके कारण फिर एक समय आने पर जब शरीर की रेसिस्टेंस पावर, जो प्रतिक्रिया करती है हर चीज को, जब वो कमजोर पड़ने लगती है, तब जाकर शरीर किसी बीमारी को अलोव होने देता है। अब जरा सोचिए कि हमारे बॉडी में हमारा जो ब्लड है ना, उसका पीएच बोलते हैं उसको, अल्कलाइन एसिडिक बैलेंस, ठीक है। तो वो 7.4 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। आप जरा सोचिए हम कितना एसिडिक खाना खाते हैं, चाय 10 4 बार पीते, 10 बार पी लेते हैं। चीनी एसिडिक है, नॉनवेज एसिडिक है, खाली रोटी दाल खाना एसिडिक है बॉडी के लिए, ब्रेड बिस्किट्स एसिडिक है, अल्कोहल तंबाकू सब एसिडिक है, दवाइयाँ सब एसिडिक है, और स्ट्रेस हाईली एसिडिक है, डिप्रेशन एसिडिक है। तो आप ज़रा सोचो हम बॉडी को इतना एसिड सप्लाई करते मतलब अपने जीवन में कई सालों तक, उसके बावजूद भी आपका शरीर वापस दोबारा उनको बोलते हैं ना मैनेज करके
वो 7.4 में ही अपने बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर थोड़ा सा भी ये पीएच वैल्यू बिगड़ा ना तो आदमी की डेथ हो सकती है। तो जरा सोचो कि शरीर कितना मतलब आपको मतलब मैनेज करने की कोशिश करता है, अकोमोडेट करता है, अडॉप्टिबिलिटी है उसके अंदर। और तो इसके कारण हम इतने अत्याचारों के बावजूद भी आज हम इस संसार में जिंदे हैं। इसका कारण इतना ही है कि शरीर आपको बीमार नहीं पड़ने के लिए मेहनत कर रहा है बेचारा। तो बीमार यानी कि डिजीज इज ए इम्पॉसिबल वर्ड। देखिए मैं आज आपके सामने अभी 76 ईयर्स पे बैठा हुआ हूँ जी। मेरे लिए, मैं अपने लिए कहता हूँ कि बीमारी मेरे लिए असंभव शब्द है। वो मैं क्यों कहता हूँ मालूम है? क्योंकि जैसे मैं यूँ कहता हूँ कि एक खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि शरीर कहता है देखो भैया मुझे तो खुजली करने का शौक है नहीं, आपको अगर शौक है तो सामान सप्लाई कर दो, मैं खुजली कर दूंगा। आप नहीं करोगे तो मैं क्यों करूँगा? मैं कोई पागल थोड़ी जो बैठे बैठाए आपको खुजली करूँ। आपको छींकने का शौक है तो मिर्ची फैला दो, मैं छींकना शुरू कर दूंगा। अब नहीं फैलाओगे तो मैं बैठे बैठे क्यों छींक करूँ भाई आपके लिए? तो मतलब ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि शरीर कोई बेवकूफ़ या ऐसा यंत्र नहीं है कि बैठे बैठाए आपको कुछ भी स्किन डिसऑर्डर ने, जॉइंट्स खराब कर देना, ब्लड प्रेशर पैदा कर देना, ये सब बॉडी का काम धंधा नहीं है। तो हेल्थ के मामले में मैंने ये नियम पहचाना और वो नियम मैंने अपने परिवार में अडॉप्ट किया। तो मेरे किसी बच्चे को आज तक मैंने ये पहचान लिया कि बच्चा बीमार होता ही नहीं बल्कि उसको बीमार करने की माँ बाप अच्छी व्यवस्थाएं और सुविधाएं पैदा करते हैं। बच्चा क्यों बीमार पड़ेगा? वो 3-4-5 साल तक आपके हाथ में कौन सा टेंशन है, न कौन सा वो गलत सिगरेट पी गया, न शराब पी गया, न कौन सा गलत जंक फूड खा गया, न कौन सा वो किसी मतलब परिवार में ऐसा कुछ कर गया। अरे आप ही तो उसको खिला रहे हो पिला रहे हो भाई। तो जो अगर तुम बीमारी वाला खाना दे रहे हो तो उसको बीमार पड़ना निश्चित है। तो हमने अपने बच्चों को, मेरे ग्रैंडसन भी है 2, किसी ने आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, वैक्सीनेशन किसी को नहीं लगा आज तक, किसी ने कोई दवा नहीं खाई, कभी कोई 2 मिनट कोई बच्चा रात को रोया नहीं हमारे घर में। 2 मिनट भी बता रहा हूँ मैं, होता है ना बच्चे रात को रोते हैं कई बार अनावश्यक, हमारे बच्चे नहीं रोए। तो क्यों? मैं इस नियम को जान गया था कि बच्चों को रुलाना पड़ता है, बच्चों को गलत मतलब अनजाने में माँ बाप बेचारे जानते नहीं है तो वो कारण देंगे तो फिर बच्चा बीमार पड़ता रहता है। टॉन्सिल, हमारे इमोशंस को वो सेंस कर लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, इसका कोई लेन देन नहीं है। टॉन्सिल सूज जाते हैं, मम्स हो जाते हैं, डिप्थेरिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी बलगम बन जाते हैं, डायरिया हो जाता है, घोड़े फुंसी निकल जाते हैं। तो इनके कारण दिए तो आपने ना भाई, कोई शरीर झूठ तो नहीं बोलता, समझे ना? तो हमने बच्चों को दिया नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे बच्चों को 2 साल तक हमने माँ का दूध दिया, गाय भैंस का दूध नहीं दिया। अगर गाय भैंस का दूध देता तो वो 100% बीमार पड़ता। क्यों? वो गाय के बछड़े के पेट के अनुकूल डिजाइन है, वो हमारे पेट के अनुकूल डिजाइन नहीं है, उसकी केमिस्ट्री, ठीक है ना? तो फिर वो तंग करेगा, बलगम बनेगा, एलर्जी होगी, एसिडिक पेट में गैसेस वगैरह बनेगी, डिस्कम्फर्ट होगा, रात को रोएगा। हमने नहीं दिया तो क्यों रोएगा भाई? तो मतलब ये सिंपल सी कॉमन सेंस बात हर एक को समझना चाहिए कि दांत नहीं आने तक माँ का दूध पिया और उसके बाद में वो फल और अपने नॉर्मल खाने पे आ गया, सिंपल सा। और वो भी कैसे खाया? भूख लगी तो खाया वरना नहीं खाया। हमने बच्चों के पीछे खाना लेके कभी नहीं भागे, वो हमारे पीछे भागे, खाना कब दोगे, इसलिए वो हेल्दी है। देखिए पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि जब मानव आदिवासी था तो वो भूख लगने पर खाना ढूंढने निकलता था। अब हम क्या होता है, भूख लगने का वेट ही नहीं करते बल्कि साइकोलॉजिकल टाइमली ईटर बन गए। टाइम हो गया कि लंच टाइम हो गया तो लंच ऐसे। तो इसलिए तो स्वास्थ्य के मामले में मैंने ये नियम जाना कि शरीर की भाषा को सुनो भाई। भूख लगे तो खाओ, और खाओ तो सिंपल वैरायटी खाओ, वैरायटी ज़्यादा मत खाओ, सिंपल एक वैरायटी एक चीज़ खाओ, मोनो डाइट। और हो सके तो और मैक्सिमम होलसम खाओ ना भाई। आग और मशीन में बर्बाद कर करके तुम कौन से हेल्थ की आशा कर रहे हो भाई? तो बस इतनी छोटी सी बात है। हेल्थ और न्यूट्रिशन कोई बड़ा विज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस का विज्ञान है। जब 84 लाख योनियों को मैं क्या खाऊं और कब खाऊं उनको पता है, तो आप एक इतने बुद्धिमान ह्यूमन बीइंग होकर आपको क्यों नहीं पता? मुझे ये बड़ी हैरानी होती है। मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी, मैं थोड़ा कविता सुनाता रहूं ना बीच में। सदियां बीत गई मानव फिर भी पूछ रहा है ये, क्या खाऊं कैसे खाऊं, खाना ढूंढ रहा है ये। जो ना खाना था ना पीना था वो भी निकल गया सारा, बुद्धि मिली थी ज़्यादा जिसको वही भटक गया बेचारा। ईश्वर ने इस सृष्टि का सुंदर जब निर्माण किया, हर प्राणी को अपना अपना जीने का सामान दिया।
पूरे प्राणी जगत में अब तक ऐसा नहीं सवाल हुआ, सिर्फ पूछ रहा है मानव सदियों से परेशान हुआ। तो मतलब तो समझना, दिमाग मिल गया हाँ, हम लोग को शायद। हम आज भी जरा सोचो ना अर्चना जी, आज भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं, किताबें ढूंढ रहे हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, मिलेट खाऊं कि गेहूं खाऊं, चावल खाऊं कि घी खाऊं कि नहीं खाऊं, यानी कि इतना नॉनसेंसिकल, यानी कि न्यूट्रिशन को लेकर इतना दिमाग खराब कर दिया। मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि फेंक दो सारे खाने पीने के नियम समुद्र में। क्यों मालूम है? पागल बना के रख दिया है यार। सुबह सुबह उठ के कोई बोलता मैं 2 आंवले खाता हूँ, मैं 2 चमचे तुलसी खाता हूँ, मैं थोड़ी दालचीनी खाता हूँ, मैं थोड़ा नीम के पत्ते खाता हूँ, मैं थोड़ी गिले पीता हूँ, मैं थोड़ा ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अरे हेल्थ इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ए नॉर्मल हेल्थफुल लिविंग। उसके लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, उसके लिए गलत जो कर रहे हो वो रोकना पड़ता है, समझे ना? तो इसलिए देखिए, अगर मुझे कोई पूछे आप शर्मा जी क्या करते हैं हेल्थ के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा मालूम है? हेल्थ के लिए ही कुछ नहीं करता। जैसे कोई यूँ कहे भाई साहब शांति के लिए आप क्या करते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, अशांत होना बंद कर दिया भैया, इसलिए शांत हो जी। तो भैया मैंने रोगी होना बंद कर दिया, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ भाई। मैं भूख लगे तो खाता हूँ, खाए तो मैं सिंपल खाना खाता हूँ, और घंटी बजे तो बाथरूम जाता हूँ, नहीं लगे तो नहीं जाता हूँ, वेट करता हूँ। मैं क्यों सोचूं कि कब पेशाब आवे, कब मेरा मोशन आवे, और प्यास लगे तो पानी पीता हूँ, नहीं लगे तो बैठा रहता हूँ, और थक जाए तो सो जाता हूँ, नहीं नींद आए तो काम करता रहता हूँ। तो भैया मैं क्यों सोचूं, और फिर मेरा वजन मेरी बॉडी जाने। मैं तो सही खाना खाऊंगा, बस मेरे हाथ में इतना ही है, फिर बॉडी 70 रखे, 80 रखे, 60 रखे, 65 रखे, इसकी मर्जी भाई। तो मतलब सवाल क्या कि व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग। आज किसी भी प्राणी को अपने वजन की, न अपने स्किन की, न अपने बाल की, न अपनी आंखों की, न अपने कान की, न चिंता ही नहीं है, हार्ट की न चिंता ही नहीं है। और हम लोग इतने परेशान होकर जी रहे हैं, डर डर के मारे तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। हमारी मेरी सारी एक्सरसाइज डर के मारे हैं। अरे आज कोई बंदर इतनी छलांगे मार रहा है, कोई डंडा लेके पीछे पड़ा है क्या? भाग नहीं तो तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। हैं? इतना हिरन दौड़ता है, पक्षी कितना उड़ता है, हजारों किलोमीटर साइबेरिया से भरतपुर आ जाता है। जरा सोचो कितनी एनर्जी है उनके अंदर। तो अपना खाना सही खाओगे तो एनर्जी हाई रहेगी ना भाई, टॉक्सिक चीजों से बचो, समझे ना? तो मतलब हेल्थ का ये लॉ है, परम स्वास्थ्य जो मैं कहता हूँ। तो इसलिए मैं तो इस संसार से पक्के जाऊंगा, सड़के टूट के नहीं जाऊंगा जी सर। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा ये कि कई बार हम कई बच्चों को देखते हैं या कई लोगों को कोई ऐसी बड़ी डिजीज हो जाती है जो मतलब बहुत कम एज में हो जाती है, तो फिर वो लोग नहीं पैदा कर रहे हैं ना, वो तो कहीं ना कहीं से आई है। नहीं, देखिए क्या होता है कि जेनेटिकली वो लेकर आता है। किस सेंस में बता रहा हूँ, देखिए आप कभी भी ध्यान में रखना, कुदरत का जो नियम है ना वो है परफेक्शन, समझे ना? कुदरत कभी भी आधा अधूरा चीज करना पसंद नहीं करती। आप जरा सोचो, आज पूरे जंगलों में हजारों 100-200 फीट के पेड़ खड़े हुए हैं। आज शिमला जाते हो, वहां देखते हो, पहाड़ों पे देखते हो ना, तो इनको पेड़ को किसी ने बोया थोड़ी था, बीज पड़ा, जमीन में ताकत थी, उसको 100-150 फीट, 100 फीट, 80 फीट, जितना फीट बड़ा करना था किया ना, और वो पेड़ कई सालों से खड़ा हुआ है। कोई पानी भी नहीं डाल रहा वहां जाके स्पेशल, कोई देखभाल भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो हमारा नेचुरल क्वालिटी है ना। तो इसीलिए बच्चे जो बीमार पड़ते हैं ना, वो कहाँ से होते हैं कि माँ अगर डेफिशिएंट फूड खा रही है, मतलब आपकी जो जनरेशन है वो अगर थोड़ा डेफिशिएंट फूड खा रही है, तो आने वाली जनरेशन पे उसका असर आता है, क्योंकि वो लो क्वालिटी के जीन्स लेकर पैदा होते हैं। अच्छा, फिर माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, तो माँ अगर उस समय डेफिशिएंट फूड खा रही है, और या कोई एक्सेस स्टार्च, प्रोटीन, फैट खा रही है, टॉक्सिक चीज़ें खा रही है, तो उसके ऑर्गन यूज हो जाते हैं। अब जैसे आजकल आपने देखा होगा, बच्चे बचपन से जॉन्डिस लेके पैदा हो रहे हैं। और जानते हो क्यों? आप एक गर्भवती महिला को जबरदस्ती ठूस के घी खिला रहे हो, उसको फैटी चीजें खिला रहे हो, और वो कहते हैं इस बेचारी को जो मन कर रहा है वो खाने दो जी, आप बोलते हैं ना। तो ये सब चीजें कर रहे हैं, तो होता क्या है, और महिलाओं को सूजन आ रही है ना, वॉमिटिंग हो रही है ना। मेरी भी पत्नी है, जिसको हमारे परिवार में 2 बच्चे हुए हमारे, 1% भी कोई सिम्टम, क्या प्रेगनेंसी इज नॉट ए डिजीज कि जिसके लिए बॉडी में इतने सिम्टम पैदा हो, तो इससे नेचुरल फिनोमिना। पर जैसे हार्मोन्स बदलते हैं तो शायद उसकी वजह से। नहीं भाई, वो देखिए, वो डॉक्टर क्यों बोलता है मालूम है? क्योंकि उसको उस आदमी के माइंड और लाइफस्टाइल के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता ना। तो वो क्या करता है, सारा दोष फिर कीटाणु, भाग्य, बाहर की चीज़ों पे डाल देता है।
जबकि वो सच्चाई नहीं है, समझे ना। तो इस तो कहने का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो है ना गर्भ में रहते तब उस समय माँ का खान पान और माँ का दिमाग, माँ स्ट्रेस में रही, डिप्रेशन में रही। आपने कभी भी नोट किया होगा 50% 70% आपने देखा होगा कि जो महिलाएं एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है ना, उसका माइंड थोड़ा खुश होता होगा शादी के चक्कर में, लेकिन वो दूसरे परिवार में जाकर इतने लोगों से मिलती जुलती है ना, वहाँ के वातावरण में ना उसके अंदर कई तरह के स्ट्रेस और फियर्स और डिप्रेशन शुरू हो जाते हैं। जी जी जी। तो उसका असर उसके गर्भ पे बहुत ज़बरदस्त पड़ता है, समझा। और अगर हस्बैंड थोड़ा टेढ़ा और निकल गया तो फिर और ज़्यादा। तो उसका असर बच्चे पर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है, क्योंकि माइंड हार्मोन्स में बड़ा खतरनाक रूप से चेंज करता है, कार्टिजोल पैदा करके स्ट्रेस पैदा करता है, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में जब बच्चा बाहर आता है ना, तो उसके बाद आपने कितने तरह तरह के बच्चों को टीके दे दिए भाई, कितने टीके बना दिए। तो इसलिए बनाए पोलियो हो जाएगा, फलाना डिप्थीरिया हो जाएगा, मम्स हो जाएंगे। तो आप बच्चे को हेल्दी पैदा करो ना। बीमारी तो तब आएगी ना जब कॉज दोगे। तो चेचक, देखिए मैंने बच्चे को वैक्सीनेशन क्यों नहीं दिया मालूम है भैया? चेचक जैसी पस होने के लिए कुछ अंदर माल जहर तो चाहिए ना, पेट्रोल। मैं बोला मैं डाला ही नहीं मैंने, तो आएगा कहाँ से? मेरे सामने क्वेश्चन ये था कि आएगा कहाँ से यार। तो इसीलिए मैंने बच्चों को टीका नहीं दिया। तो इसका तो मतलब ये है कि बच्चे कभी भी बीमार नहीं होते। तो मतलब ये कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती, तब बच्चे ना हार्ट वॉल वीक लेकर आ गए, लीवर कमजोर लेकर आ गए। तो माँ ने अगर एक्स्ट्रा फैट खाई है तो वो पैदा होगा तो जॉन्डिस लेकर आएगा ही। क्यों? उसका भी लीवर यूज हो गया। क्यों? तो मतलब ये सब बड़ा नियम से खेल चल रहा है। तो अगर आप थोड़ा केयर करो, देखिए हमारे यहाँ पे गर्भ संस्कार की विधियां हैं, अच्छी आत्मा का आवाहन कर सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से ट्रेन कर सकते हैं 9 महीने गर्भ में, समझे ना आप। और उसके बाद में नॉर्मल डिलीवरी होती है। देखिए मैंने तो मेरी पत्नी को, मैं बम्बई में रहता था, हॉस्पिटल था मेरा वहाँ, तो मैं बम्बई से गुजरात में एक छोटे से गांव में गया डिलीवरी कराने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि शहर में रहा ना तो सिजेरियन किए बिना छोड़ेगा नहीं है। तो मैं बारडोली करके गांव है सूरत के पास, वहाँ मैं गया और 300 रुपये में मेरा पूरा 4 दिन वहाँ रहा। हॉस्पिटल में 40 रुपया भाड़ा था कमरे का उस ज़माने में, आज से 45 साल पहले। तो मतलब आप ज़रा सोचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें इधर आजकल वो सर्च करना पड़ता, जैसे ऑर्गेनिक खाना ढूंढते हैं ना, वैसे नॉर्मल डिलीवरी का खाना ढूंढना पड़ता था, मतलब ऐसे। तो मतलब ये कि ये हमारा अधिकार है भाई कि बच्चा नॉर्मल होना चाहिए। हम औरत को ऐसा बनाया है भगवान ने, है ना, इस तरह से। तो इसीलिए बच्चों को बीमारियां होती हैं, समझ लें आप। जी जी। और बाकी के नियम क्या है सर? जैसे हमने स्वास्थ्य अच्छा की बात बाकी, करी, फिर समृद्धि की बात हो गई। अब पैसा, देखिए हर आदमी में जो भी संसार में आता है ना, उसके अंदर एक न एक उसकी स्किल या टैलेंट जो है ना, वो कुछ जन्मों से लेकर तो आ चुका होता है और वो उसके अंदर होती ही है, समझे ना। तो हर आदमी, हर बच्चा जीनियस है, हर आदमी में अमीर बनने की क्षमता रहती है, वो कम ज़्यादा, क्योंकि बड़ी बड़ी विज़न, छोटी विज़न, ये सब हम पूर्व जन्म से लेकर आते हैं। आज आप अगर पिछले जन्म में एक बड़े पॉलिटिशियन रहे, आप राजा रहे, तो आपकी सोच इस जन्म में आएंगे तो थोड़ी बड़ी बड़ी ही सोच रखोगे आप। वो असर रहेगा, वो असर आपके दिमाग में रहेगा कि मैं छोटे से खुश नहीं होता, मैं छोटे कमरे में मैं नहीं रहना चाहता जी, मुझे तो एक बड़ा मकान चाहिए जी। तो वो उसका दिमाग वैसे ही चलेगा, ठीक है ना। एक छोटा दूसरा आदमी आएगा, वो कहता नहीं भैया एक रूम है जी, बस है जी, बहुत हो गया मेरे लिए, मान लो ऐसा भी होता है। तो समृद्धि के मामले में मैंने क्या देखा कि हर आदमी अमीर बन सकता है, लेकिन उसने गरीब बने रहने के श्रेष्ठ नियम अपना लिए हैं। तो वो नियम जो अचेतन मन में आपके बैठ गए हैं, जो आपके माँ बाप ने, आपके समाज ने, आपके गुरु ने, आपके आध्यात्मिक एजुकेशन ने अगर आपको ऐसे थॉट दे दिए हैं, तो फिर आप है ना पैसों को लेकर आपकी सोच बहुत कमज़ोर हो जाएगी एक प्रकार से। अब देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि गरीब बने रहने के जो श्रेष्ठ नियम मैंने बताए वो क्या है, जो मेरे थे। देखिए क्योंकि मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं 45 साल की उम्र तक है ना, मैं एक स्कूटर लेने की भी ताकत नहीं थी मेरे पास। मैं नाम बहुत था, हॉस्पिटल भी था, फिर भी क्यों, पैसा के पीछे भागा नहीं। कारण क्या, स्पिरिचुअल एटीट्यूड। लोग बहुत तारीफ करेंगे, शर्मा जी आपके महान विचार है, आप कितने ऊंचे ऊंचे विचार रखते हो, पर भैया बर्बादी के विचार है। मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल हैज़ार्ड से ये
जैसे मैं क्या सोचता था मालूम है, क्या करना पैसा लेके, पैसों के पीछे क्या भागना। सिकंदर क्या लेके गया था, खाली हाथ ही तो गया था। ऐसा हम भी कई बार सोचते हैं जब हम नहीं कहते हैं ना जी। तो आपके दिमाग में अगर ये भाव है, आप कैसे पैसे कैसे कमाओगे फिर। और जीने के लिए कितना चाहिए भैया, 2 रोटी 1 पलंग चाहिए यार। ज़्यादा पैसा के पीछे भागना, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा दुख, ज़्यादा तनाव, और इतना कमा के क्यों गवर्नमेंट को टैक्स भरना। उससे अच्छा अपने लिमिटेशन में रहो ना, आप समझे ना। और भैया जितनी चादर उतना ही पाँव पसारो। 6 फीट में पैदा हुए 6 फीट में मर जाओ जी। 600 फीट की मत करना। संतोषम परमम धनम, कितना अच्छा लगता है बोलने में भैया। कंडीशनिंग ऑफ माइंड, कंडीशनिंग ऑफ माइंड, हाँ बचपन से वही के सादा जीवन उच्च विचार। यानी कि हम तो भैया, हमने भले भाई साहब पैसे नहीं कमाए जी, हमने इज्जत कमाई है। तो भैया कमा, इज्जत कमा, फिर इज्जत ही खा। और किसी स्कूल में बच्चों को एडमिशन करना पड़ता, बोलना भाई साहब मेरे पास इज्जत है, ले लो थोड़ी। और पता नहीं क्यों पैसे को लेके एक बहुत ही नेगेटिव सी सोच आती है, नेगेटिव एनर्जी बना दी है। और आप जरा सोचो कि पैसे का नाम लेते ही आप सबसे पहले क्या सोचते हो मालूम है, अमीर लोगों के बारे में। अरे ये सब 2 नंबर के पैसे, ये सब बेईमानी करके कमाते हैं, ये सब भ्रष्ट लोग होते हैं इनके, ये मतलब पैसे कोई ईमानदारी से इतना कमा सकता है क्या, कभी ऐसे बोलते हैं ना। ये सब चालाक लोग हैं, बड़े लालची लोग हैं। मतलब आपके दिमाग में ना अमीर आदमी को लेकर क्या आता है, इनको रातों को नींद नहीं आती, इनके हैबिट बिगड़ जाती है, ये सब इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं सब। तो आप है ना पैसों को लेकर बड़े नेगेटिव सोच रखते हो जी। तो ये सोच मेरी भी थी एक ज़माने में, बता रहा हूँ। तो उस सोच को मुझे बदलना पड़ा, क्योंकि मैं समझ गया था कि गरीब हूं तो गरीबी के कारण भी ये मेरे साथ है भाई। तो मैंने कहा अमीर बनने के लिए अमीरी की सोच पैदा करनी पड़ेगी। तो मैंने स्टडी जब की तो पता चला कि इस दुनिया में देखिए 3 तरह के लोग हैं, या तो कोई जॉब कर रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई प्रोफेशनल है, ठीक है। तो अब प्रोफेशनल में मैंने क्या देखा कि आप जिस प्रोफेशन में भी हो ना, आप चाहे मटका बनाते हो, कि आप चाहे फैक्ट्री में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कि आप आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप जिस फील्ड में भी हो ना, मैंने देखा कि आप उसके जबरदस्त एक्सपर्ट बन जाओ उस फील्ड के पास। क्यों? एवरी पर्सन इज सर्चिंग एन एक्सपर्ट। हर आदमी संसार में एक अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। मैं कहता हूं तुम बन जाओ, लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं। आप नहीं कहते हो अच्छा डॉक्टर है क्या, वैसा अच्छा वकील है क्या, वैसा अच्छा प्लम्बर है क्या, भैया ये कारपेंटर है कोई आपके पास अच्छा, वैसा भी पानी पूरी कहाँ अच्छी मिलती है। तो एवरीथिंग यू आस्क बेस्ट, तो व्हाई यू डोंट बिकम ए बेस्ट। तो मतलब पैसों की कमी नहीं है, मैं ऐसे कहता हूं, तुम्हारे पैसे लेने का दम नहीं है तुम्हारे अंदर, दुनिया देना चाहती है। आप समझे ना। तो देखिए मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हम प्रीतमपुरा में रहते हैं दिल्ली में जी। वहाँ रानी बाग में आपने एक बिट्टू टिक्की वाला सुना होगा ना, बहुत फेमस है। फेमस है जी। आज से कोई 30 साल पहले जब मैं प्रीतमपुरा में आया था, तब वो है ना एक रेडी लगाता था, और उसकी टिक्की थी मुश्किल से 10, 15, 20 रुपए की, समझे ना, क्योंकि रोड पे था। फिर पता नहीं उसको कोई मिला होगा, उसने किसी ने ऑफर दिया होगा, तो जो भी आज वो BTW हो गया, समझे। अब उसकी टिक्की हो गई 80-80 रुपए की। लोग देते हैं 80 रुपया, 120 रुपए की भी शायद होगी, तो 120 भी देने दे रहे हैं लोग। वही टिक्की है सेम जो 20 रुपए की थी। तो क्यों वैल्यू क्रिएट की ना आपने उसकी। तो मतलब क्या, देखिए मैं यूँ कहता हूँ कि यू क्रिएट योर यूनिकनेस इन द फील्ड, जिससे लोग आपकी रिकॉग्निशन करें और फिर आपको लोग पैसा देना पसंद करें। आज देखो ना, अगर 2 हार्ट सर्जन है, एक बाईपास करता है 5 लाख लेता है, एक बाईपास करता है 3 लाख लेता है, आप देखना आप 5 के पास ही जाओगे आप। लगेगा ये ज्यादा चार्ज कर रहा है तो नहीं, कुछ नहीं ये अच्छा डॉक्टर है यार, ये महंगा डॉक्टर, लेकिन ये इसका हाथ बड़ा अच्छा है, ये मतलब ये भी एक पॉइंट है। ये सबसे बड़ी बात आती है ना, आप कहते हैं अच्छा है ना, तो फिर मैं पैसा देने को तैयार हूँ जी। हाँ यूं। तो ये जो चीज़ है ना, लोगों को समझ में आ जाए, मैं किसी भी प्रोफेशन में हूँ, मुझे उसके अंदर मास्टर बनना चाहिए और हमेशा पॉलिश करते रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं मैं अगर एक सीख के बैठ गया आर्किटेक्चर डॉक्टर बन के, तो नो, तो देन यू विल नेवर ग्रो। आप नो क्या बन जाओगे। तो मैं उसको कहता हूँ कि एवरीडे, हर रोज लर्निंग करके पॉलिश करते रहो, तो फिर आपको है ना मार्केट में आप अपडेटेड रहोगे एंड पीपल विल आस्क यू, है ना, इस तरह से। तो पहला तो प्रोफेशनल हो गया। अब दूसरा देखिए, जो नौकरी पेशा माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों को क्या सबक देते हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई करो,
अच्छे नंबर लाओ, जॉब लेके सिक्योर हो जाओ। अच्छी पढ़ाई का मतलब ही ध्यान रखना, अच्छी नौकरी करने का माइंडसेट। वाई डू यू स्टडी, आप क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हो भैया? अरे यार जॉब, अच्छी जॉब मिलेगी भाई साहब बढ़िया सी, तो ठीक है तो आप पढ़ो भाई। और उनके बच्चे वही काम करते हैं। जैसे अगर आपके माँ बाप टीचर है स्कूल में, यहाँ कहीं गवर्नमेंट सर्विस में है, तो आप देखोगे वो जनरली पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देते हैं, है ना। लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि बनिए के जो बच्चे पैदा होते हैं जी, उनके दिमाग में बचपन से क्या होता है मालूम है? जॉब तो करनी है नहीं, बिजनेस करना है, बिजनेस पता करना है रहता जी, हाँ। ट्रेडिंग करेंगे जी। जी, और वो पढ़े कि ना पढ़े, और आपने ये भी देखा होगा कि सबसे मतलब ज़्यादा पढ़ने का इनको इंटरेस्ट नहीं होता। और आपको जानकर के हैरानी होगी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अपने आप में, कि 96% ऑफ द वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट एंड सक्सेसफुल पीपल आर अंडर ग्रेजुएट्स। मैं गुजरात और बम्बई और अगर मैं दिल्ली के लाला बड़े बड़े मारवाड़ी सिंधी गुजराती लोगों को लेके आ जाऊँ ना, उनकी भीड़ खड़ी कर दूँ ना, तो आपके सीईओ पढ़े लिखे तो मान लो 20-25 मिल जाएंगे, लेकिन 75% तो ये लोग ही मिलेंगे जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। तो मतलब क्या होता है कि क्योंकि इनके पास माइंडसेट है, और आपने देखा होगा कि बनिए जो है ये बचपन से इनके दिमाग में ना कुछ करना है, ट्रेडिंग ही करनी है, और नौकरी करनी नहीं है तो नौकरी की सोचते भी नहीं है। तो ये धीरे धीरे फिर बिजनेस में बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और फिर जिनकी जितनी विजन है उतना बिजनेस बढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं लोग, है ना। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं भारत के बनिया और विदेश के बनिया में बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ फिर दोबारा बता रहा हूँ। वो भी माइंडसेट। देखिए, आज अगर भारत से आप बाहर जाओ ना, तो कहीं पर भी कोई इंडिया का ब्रांड नहीं मिलेगा आपको। मतलब जैसे मॉल में जाते हैं ना, तो यहाँ पे लेविस का है जी, फलाना उसका है जी, ऐसे है ना, ये एप्पल का ब्रांड है जी, ऐसे फोन हो, पर्स हो, सब वहाँ पे ना हल्दीराम के भुजिया और MDH के मसाले मिलेंगे इंडियन स्टोर्स में, और या नहीं तो कोई भारत के कपड़े लत्ते मिल जाते होंगे मेड इन इंडिया करके, उतने को है ना। लेकिन ऐसे ब्रांड कोई नहीं वहाँ पे, ठीक है। मैं तो देखा नहीं, देखो मैं तो अभी जितना कम से कम 25-30 कंट्री घुमा हूँ, मुझे कभी दिखा नहीं आज तक। अच्छा, लेकिन आप जरा सोचो, आप इंडिया में जो 80% सामान यूज कर रहे हो, चाहे वो माइक हो, के चाहे फोन हो, के चाहे कंप्यूटर हो, के चाहे लक्स साबुन हो, के ब्रुक बॉन्ड चाय हो, के लिप्टन की चाय हो, के या कोई आपका जीन्स पैंट हो, के आपका कोई भी देख लो आप चाहे हेड एंड शोल्डर यूज कर रहे हो आप, सब विदेशी ब्रांड है, सब विदेशी ब्रांड है। तो आप जरा सोचो, या आपके घर में मार्बल भी इटालियन लग रहा है, यानी कि आप जरा सोचो, ये लोग जब बिजनेस करते हैं पूरे वर्ल्ड में फैला देते हैं। आज आप पिज़्ज़ा हट के दीवाने हो, डोमिनोज के दीवाने हो, आप सबवे के दीवाने हो, हैं, और बाहर कहाँ है ये सब कुछ। तो मतलब क्या है कि व्हेन दे थिंक इन सच ए ब्रॉडर वे। और जानते हो ये लोग सक्सेसफुल क्यों है? नॉट, देखिए, अगर आप भारत के बिजनेसमैन और बाहर के बिजनेसमैन को अगर आप प्रॉपर जजमेंट करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये बाहर के बिजनेसमैन न तो कोई श्रीयंत्र कभी अपने ऑफिस में लटकाते हैं, न गंडा ताबीज पहनते हैं, न किसी बाबाओं के पीछे भाग रहे नजर आते हैं, न मंदिर जाते हैं, न मंदिर बनाते हैं, समझे ना, और न भगवान के प्रति इतने ज़्यादा आसक्त होते हैं। इनके अंदर कोई ज़्यादा भक्ति भी नहीं होती, समझे ना, कि हर काम में राम 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 कर रहे, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे होता है, डरते हैं हमारे यहाँ, थोड़ा डरते हैं। अच्छा, और न वो कोई पूजा पाठ रिचुअल्स कुछ करते, ना नारियल फोड़ते, ना नींबू मिर्चियाँ लटकाते, समझे ना। इनके पास ये सक्सेसफुल क्यों है मालूम है, और ये पैसे वाले क्यों है मालूम है? आज अगर आप फोर्ब्स की जो लिस्ट निकलती है, टाइम्स की या फोर्ब्स की, तो 14-15 तो अमीर बाहर के होते हैं। अंबानी का तो 14-15वां नंबर आता है, ठीक है। सवाल पैदा होता है, क्यों भाई वहीं क्यों इतने अमीर? तो कारण क्या है? वो अमीरी के नियम अपनाते हैं, यानी कि ये समझना जरूरी कि धन कमाना और सफलता के डेफिनेट लॉ होते हैं। अगर वो लॉ को कोई भी अडॉप्ट करता है तो वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। तो आज इतने हजारों तरह के जो इंटरनेशनल बिजनेस है, अगर वो आज इंडिया में चल रहे हैं, तो और आपने देखा होगा वो कम से कम 10-15-20 तरह के ब्रांड जो है वो एक कंपनी चला रही होती है। एक ही कंपनी, आज नेस्ले है, जॉनसन एंड जॉनसन है, कितने ब्रांड है उनके, आप जरा सोचो, चला रहे हैं ना। तो देखो, वही सिस्टम फिर बाद में यहाँ पे टाटा ने अपनाया, कि बिरला ने अपनाया, महिंद्रा ने अपनाया, जो भी अपनाया। तो आज वो उस नियम को अपना कर आगे बढ़ रहे हैं ना, कि मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए,
और वो टीम कैसे बिल्डअप करनी चाहिए, जो भी एक नियम है। तो बिजनेस में मैंने देखा कि हर बिजनेस के पीछे एक नियम काम करते हैं, एक सिस्टम काम करता है, और वो जो भी अडॉप्ट करता है वो उसमें सफल हो जाता है। बस सिंपल सा लॉ ये है। तो इसमें कौन सा भगवान ने, कौन सा भाग्य ने, कौन से तो ग्रह वो भाई, नियम है क्या सर, मतलब कि आप नहीं mindset अपना- नहीं, नियम नहीं। देखिए पहली बात तो होती है कि पहली बात तो माइंडसेट। देखिए हु इज द क्रिएटर ऑफ मनी? इट इज द ह्यूमन बीइंग। अगर मेरे मन में पैसा ग्रो करने की ताकत, मेरी विजन ब्रॉड होगी। आज देखिए सवाल क्या होता है, इंडिया के बिजनेसमैन की विजन इंडिया तक फैलाने की होगी। मान लो जैसे आज कल्याण ज्वेलर्स है, कि और भी बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे टाटा के बिजनेसेस है, तो सारी इंडिया में फैला देते हैं कि भाई टाटा टाइटन है, गाड़ियाँ हैं, जो भी है। लेकिन बाहर के लोग, आप जरा सोचो कि बाहर के लोग चाहे गाड़ियाँ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में इनकी ब्रांचेस होती है। तो इनकी विजन हमसे कितनी 100 गुना ज्यादा बड़ी है ना भाई जी। तो आफ्टर ऑल हु इज द क्रिएटर? इट इज द ह्यूमन बीइंग। उसको, वो भी तो आदमी है, ये भी तो आदमी है, भारत वाला भी तो आदमी है, पर सोच उतनी छोटी है मान लो। तो इसलिए क्या होता है कि ये सब चीजें जो मैंने अनुभव की है कि पैसों की इस दुनिया में कमी नहीं है। मैं यूं कहता हूं कि ये ब्रह्मांड जो है ना, ये समृद्धि का सागर है, अबंडेंस है, खूब पर्याप्त प्रचुरता है, जितना चाहे लूट लो, जैसे बोलते हैं ना, इस तरह की बात है। मतलब और हम जो विश करें, जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। और देखिए हर बनिए को मालूम है कि पैसा मेहनत से नहीं आता, दिमाग से आता है। मेहनत हम लोग करते हैं, जो जॉब ओरिएंटेड लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में रहता है कि आई हैव टू वर्क हार्ड। उनके आइडियाज होते हैं, बिजनेस आइडिया। हाँ, और उनके पास तो वो अब आज ओला उबर ले लो, सब जो भी तुम देख लो, किस आज जोमेटो वाला ले लो, क्या उनका खुद का कौन सा रेस्टोरेंट है, बिल्कुल। पर आज वो करोड़ों में खेलते हैं दुनिया में। क्यों? दे नो हाउ टू प्ले विद द बिजनेस। तो लोगों की जो है माइंड, तो वो उनका माइंडसेट वैसा काम करता है, तो वो अर्न करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना क्या मालूम है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, समृद्धि का जो सागर है, इसमें तुम चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे बकेट जितना। यानी कि बर्तन का साइज कौन डिसाइड करता है? भगवान डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? यू डिसाइड। तो मैं कहता हूं कि बर्तन का साइज तुम डिसाइड करते हो। मैं कहता हूं बड़ा करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? मतलब सागर थोड़ी कहता है कि भैया चम्मच लेके आना, मैं दूंगा नहीं ज्यादा तुझे, थोड़ी बोलता है, समझे ना। तो देखिए मैंने जब इस साइंस को समझा कि हमसे ज्यादा कुदरत ने हमारा किया विचार है, खूब लुटाने बैठा वो लूट लो जो तैयार है। तो यूनिवर्स वांट टू गिव यू मैक्सिमम अबंडेंस। तो कितना अरबोपति, कितना करोड़पति बनना, बन जा। मैं रोक नहीं रहा हूं, पर तेरे पास सोच होनी चाहिए। हम खुद ही रोक रहे हैं अपने आप को हम रोक रहे हैं आज। तो मतलब सवाल क्या होता है, कोई पैसों की कमी नहीं है। आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन में आप अपने आप को उस लेवल तक माज नहीं रहे हो। एक्टर हो तो एक्टिंग में उस कदर माज नहीं रहे हो आप, समझे ना। आप तो बस भाग्य भरोसे बैठे हुए हो, समझ लो। और अगर आप नौकरी में हो, देखिए नौकरी में भी पैसा बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, मैं जब कोई नौकरी करता तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं आप अपने काम से मालिक को गुलाम बना दो। ये सूत्र जब मैंने नौकरी की स्टार्टिंग में, तो मैं जिस डॉक्टर के नर्सिंग होम में काम करता था, तो मैंने अपने काम से उनको इतना गुलाम बना दिया 1 साल के अंदर अंदर कि उनके सारे काम मैं छीनने लग गया। मतलब मान लो आप अभी कोई बाहर मिलने आया, सर आप बैठिए मैं लेके आता हूँ। कोई बाहर पेशेंट को कोई चीज़ जरूरत पड़ गई, सर आप बैठिए मैं करता हूँ सर। तो मैंने है ना उनको काम न करके उनको आलसी बना दिया, और सारे काम मैंने उनके हाथ से छीन लिए। तो फिर वो तो आपके डिपेंडेंट हो गया ना। बिल्कुल। जब 1 साल के बाद जब मैंने अपने डॉक्टर को कहा, सर मैं छोड़ के अपना कुछ करना चाहता हूँ, परेशान हो गए? परेशान होके नहीं, 50% की पार्टनरशिप ऑफर कर दी। अच्छा। कि भैया तू मत जा, क्योंकि मालूम हो गया कि यार ये लड़का सब संभाल दिया इसने, अब मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी चलता है। तो ये एक मालिक को आलसी बना दो, जैसे बोलते हैं। तो इतना तो मतलब मैंने देखा कि पैसा सब जगह है, तुम वो स्थिति पैदा तो करो। मतलब जो काम आप करो उसको बिल्कुल एक हाई लेवल तक लेके जाओ। अरे नेचुरल बात है। आज देखो ना, आज हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे बहुत सिंसियर कोई वर्कर्स हैं जो बहुत ही डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों ने उनको खींचा, अरे तेरे को कितना देते डॉक्टर साहब? 25,000, मेरे पास 40,000 दूंगा तेरे को।
पर वो नहीं गए, वो उनकी अपनी ईमानदारी है। लेकिन सवाल क्या होता है, इफ़ यू आर रियली डूइंग गुड वर्क, पीपल वांट यू। तो मतलब पैसों की कहीं कमी नहीं है। जॉब है तो जॉब में पैसा है, बिजनेस है तो बिजनेस। अच्छा, बिजनेस में भी देखो, मैं एक बात बताऊं कि आप जब कोई ऐसी चीज़ दुनिया को देते हो, आपने अभी देखा होगा कि कई चीज़ें आज जैसे हमदर्द की चीज़ें हैं हमारे भारत के अंदर चल रही हैं अभी आज कई तरह के वॉशिंग पाउडर चल रहे हैं और कई साल हो गए, मतलब हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं और हम आज भी उसकी तारीफ करते हैं, है ना, कि भाई अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ले लो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो देखिए बेंगलुरु में एक MTR है, MTR आपने नाम सुना होगा, जिसके मिक्स रवा इडली वगैरह सब आती है। हाँ जी, आते हैं, मसाले भी हैं। तो मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ जस्ट। तो मैं बचपन में वो करीब समझो 60 साल 70 साल पहले की बात है, मैं वहाँ पे नाश्ता करने जाता था। तो सुबह 6:30 बजे जाके नाम लिखा के आता था और 8:30 बजे जाता था, क्योंकि इतना टाइम लगता था वहाँ पे भीड़ में से नाम आने में। आज भी MTR की वही वैल्यू है इतने सालों के बावजूद भी। और वहाँ पर है ना उन्होंने कुर्सी बदली, 70 साल पहले वाली कुर्सी, 70 साल पहले वाला टेबल है। अच्छा। और वहाँ पे आदमी रास्ते में खड़ा रहता है, वो बाहर बैठने के लिए। यहाँ तो लोग रेस्टोरेंट में कुर्सियां भी लगाते हैं ना, वो तो बाहर कुर्सी भी नहीं लगाता, लोग लाइन लग के खड़े रहते हैं। तो मैंने क्या देखा मालूम है, तुम क्वालिटी चीज दो, तुम बढ़िया चीज दो, लोग ये सब चीजें नहीं देखते, बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैंने भी हॉस्पिटल चलाया ना, तो मैं ऑफिस में नहीं बैठा ऐसे लग्जरी ऑफिस में, मैं बाहर है ना पार्क में छतरी लगा के 2-4 प्लास्टिक की चेयर बिछा के बैठा रहता था। लोग कहते डॉक्टर साहब कहाँ हैं, वो बोलते वहां बैठे हुए। अरे लोग डॉक्टर को ढूंढते यार, उसकी कुर्सी टेबल और उसके चैम्बर को नहीं ढूंढते, समझे ना आप। तो मेरा मानना क्या मालूम है, इन वॉट एवर फील्ड यू आर, यू क्रिएट योर यूनिकनेस, योर एक्सपर्टाइज। लोग तुम्हें खूब पैसा देना चाहते हैं, मेरा यूं कहना है। तो समृद्धि जो है ना, वो कोई वो नहीं है, हर आदमी में वो पैसा कमाने की ताकत होती है। देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ ना मालूम है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो बहुत गड़बड़ वाला सिस्टम है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। क्योंकि आज का एजुकेशन कैसे हो गया मालूम है इंडिया में, कि मोस्ट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गेट टेक्निकल सीट, सम बिकम डॉक्टर्स एंड सम इंजीनियर्स। द सेकंड क्लास पास एंड गेट MBA and become administrator and control the both. The third class pass and enter politics and become politician. The fourth class जो पढ़ता नहीं लिखता नहीं है, he become a don and he control all the three. और जो कुछ नहीं करता ना, वो बाबा बन जाता है और फिर सारे चारों उस बाबा के पास जा रहे होते हैं। और आज का तो सबसे बढ़िया बिजनेस बाबा। तो आप जरा सोचो, भारत का एजुकेशनल सिस्टम स्किल बेस्ड जो है आज हमारा यूथ पैदा नहीं कर पाया। तो उसके लिए देखो इतनी मारी नौकरी की है ना। देखिए नारायण मूर्ति ने क्या कहा मालूम है, कि 91% और IITians आर सिंपली अनएम्प्लॉयबल। क्यों मालूम है, दोबारा ट्रेन करना पड़ता है। यानी कि मैंने 15 साल अपनी जिंदगी के 1-2 करोड़ तो खर्च किए होंगे भाई पूरी पढ़ाई करने तक। वो इतना पैसा बर्बाद करके भी मैं अल्टीमेटली हूं तो मैं क्या हूँ, खाली मेरे पास लैंग्वेज आ गई होगी, मुझे मैथमेटिक आ गया, कैलकुलेशन आ गया होगा, लेकिन मैं हूं तो वहीं का वहीं। तो मतलब और तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके कारण क्या हो रहा है कि आज मेरे पास भी लोग आते हैं ना जॉब के लिए, तो मैं कहता हूँ ये सब CEO तेरा CV उठा के फेंक, मुझे इससे मतलब नहीं है। तू ये काम कर सकता है क्या, तो इस मोबाइल को अच्छी तरह रिपेयर कर सकता है क्या, तो मैं तेरे को जॉब देना, मान लो। तो मैं कहूँगा मुझे तो काम से मतलब है भाई, स्किल होना चाहिए। तो PhD करके आना मेरे को क्या है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि BA MA BSc ये रटाए जो सिलेबस है उनको, तो वो तोता बनकर आप कैसे आशा करते हो यार तुम दुनिया में सफल हो जाओगे। और माँ बाप भी बेचारे, मतलब यूथ जो है हमारा भागे जा रहा है उसकी तरफ। और अभी तो फिर भी मोदी जी और आजकल थोड़ा सा वो ये स्कूल जो है ना स्किल बेस्ड हो रहा है, माइंडसेट बदल रहा है कि भाई स्किल बेस्ड लोगों को पैदा करो। क्यों, स्किल क्रिएटेड लोग मिल नहीं रहे, हमें जॉब में मिल नहीं रहे। प्रॉब्लम ये आ रही ना, अब आज जैसे AI का भी जमाना है तो भी उसके बच्चे भी बहुत कम मिल रहे हैं, ऐसे हो गया, इस तरह की हालत हो गई है। तो इसलिए मतलब ये सारा हमारा एजुकेशनल सिस्टम पे हमें मतलब ध्यान देना पड़ेगा, ताकि देखिए मेरा मानना क्या मालूम है, हर बच्चा दुनिया में सीखना चाहता है, लेकिन वो जो सीखना चाहता है ना, वो स्कूल सिखाने को तैयार नहीं है। इसका उदाहरण क्यों मैं बता रहा हूँ कि मैं स्वयं था, मैं पढ़ाई में महाफिसड्डी, मैं कभी भी पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा, नंबर 40-50% से ऊपर लाया नहीं कभी ज़िंदगी में।
और लास्ट बेंच का स्टूडेंट था। और अगर मैं 365 दिन स्कूल गया सब जो है, तो मैं मुश्किल से 200 दिन गया हूँगा, बाकी समय मैंने बंक मारे। क्यों? मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरा इंटरेस्ट किसमें था? अध्यात्म क्या है, लाइफ क्या है, और मतलब ये संगीत है, म्यूजिक है, आर्ट है। आपको लोगों को हील करना था, तो मेरा माइंड उस तरफ भागता था। पर वो अभी तो मैं शाम को 6 बजे स्कूल से छूटकर मैं संगीत के लिए 2-2 घंटे भागता था। वो क्यों, मेरा जुनून था वो। तो मतलब क्या होता है, आपके अंदर जो बच्चा सीखना चाहता है ना, वो उसको सिखाना चाहिए। देखिए, मेरे लड़के ने भी मुझे पूछा, पापा मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, क्योंकि 12th के बाद हर माँ बाप की समस्या होती है कि बच्चे को किस में डालूं। तो मैंने मेरे बच्चे को कहा, बेटा यू आर ऑलरेडी डिजाइन, तुझे खुद को जानना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। मैं बोला क्यों? आई डोंट नो। तो उसने बोला कैसे पहचानूं? मैंने कहा तेरी अंतर प्रेरणा तुझे गाइड नहीं करती क्या? तो बोला नहीं, कंफ्यूज हूँ। क्यों? सारी दुनिया की आवाजें कान में है भाई। तो मैंने कहा एक काम कर, तू एक लिस्ट बना और अपनी आत्मा से पूछ, क्या मैं मैकेनिकल माइंड का हूँ? उसने बोला नहीं। टेक्निकल? उसने बोला नहीं। डॉक्टर, मेडिकल नहीं, साइंटिस्ट नहीं, एक्टर नहीं, कुछ भी, सब नहीं करता गया। लेकिन जब क्रिएटिव शब्द आया, उसने कहा या आई लव क्रिएटिविटी। तो मैंने कहा वो तेरी आत्मा की आवाज़ है ना, जा। उसने बोला कार डिजाइनिंग। मैं तो खानदान में ही जानता भैया कार। चला गया। देखिए 12th तक है ना, उस बच्चे को यूं कहना पड़ा, अरे पढ़ाई कर रहे, साल मत खराब कर रहे, अरे निकल जा रहे भाई किसी भी तरह, ऐसे बोलना पड़ा। लेकिन जब वो अपने पढ़ाई में गया ना इटली, उसको उल्टा बोलना पड़ा। 3 दिन हो गए, खाना नहीं खा रहा है, नहा नहीं रहा है, अरे पागल हो गया क्या? गुड भाई, यानी कि पैशनेट, इतना पैशनेट बता रहा हूं मैं। तो उसके जब प्रोफाइल को देखा ना कंपनियों ने, उसको जॉब पे जॉब उसके ऑफर आगे, बता रहा हूं मैं। इस आधार पर मैंने ये मुझे फिर अनुभव में आया कि यार दुनिया तुम्हें जॉब देना चाहती है, तुम अपने अंदर वो दम तो पैदा करो। बिल्कुल सही। मैंने ये चीज देखी तब फिर, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं था, वो इंडिया में आ गया और आज वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप कार डिजाइनिंग कंपनी चला रहा है, जो इंडिया में अकेली कंपनी है इस वक्त। क्यों? मैंने उसके स्वभाव में खिलने के लिए उसको प्रेरणा दी, जो स्कूल ने नहीं सिखाया, जो स्कूल ने नहीं दिया वो स्किल, समझे ना, इस तरह से। तो क्या होता है, वहां तो सबके लिए एक जैसा देखिए वही करना है। हाँ देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा मालूम है? हमारे स्कूल में हमारे जो बच्चे हैं ना, अगर कोई चिड़िया, अगर क्या बोलते हैं कि अगर बंदर की तरह, मछली के लिए भी बोला था कि मछली जो है वो आप उसको पानी की जगह उसे पेड़ पे अगर पेड़ पे चढ़ने के लिए कहो, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा तो आप तो गधे, घोड़े, चूहे, पक्षी, खरगोश सब एक ही क्लास में पढ़ा रहे हैं भाई। और अगर खरगोश तेज भाग रहा था, तुम तो कछुए से उसकी कंपेयर कर रहे हो। तो हमारा जो सिस्टम एजुकेशन है ना, वो बच्चा जो बनना चाहता है उसके हिसाब से नहीं है। सब एक ही सांचे में सबको ढालने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे। तो इसीलिए जब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा ना, हर बच्चे में जो जीनियस छुपा हुआ होता है ना, वो तब तक बाहर नहीं आएगा। यूँ समझो, आज मेरे अंदर जो जीनियस छुपा था, मान लो, तो वो मैंने खुद खोद के बाहर निकाला। ये समझ लो, ऐसे होता है। तो मतलब तो समृद्धि जो है ना, ये सबके हक है जी। अच्छा, अब तीसरा रहा आनंद। जी देखिए, आनंद जीवन में, आप जब छोटे थे, अब मस्ती में थे, आनंद में थे ना, कोई दिमाग में बोझ नहीं था ना, भविष्य की चिंता नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मतलब आप हर पल आप खेल कूद के हंस रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, मतलब आपका जीवन प्रेजेंट में आप, क्योंकि आपके पास पास्ट नहीं है, आपके पास फ्यूचर भी नहीं है। तो आनंद किस में है? प्रेजेंट में है, इसका मतलब। तो अब दुखी कौन करता मालूम है? जब तुम पैदा होते हो ना, तो तुम 2-4-5 साल तक तो आपको अपने बारे में कुछ पता नहीं होता, मैं कौन हूँ। फिर क्या होता है, हम है ना अपने अंदर धीरे धीरे पेट्रोल की टंकियां डेवलप करते हैं अपने अंदर ऐसे, और उसके कारण बाहर की चिंगारियां आके आपके घर में आग लगाती है। वो हमें पता नहीं चलती। अब जैसे पेट्रोल की टंकियां क्या क्या है, जैसे इमेज क्रिएशन। अब जब छोटे होते हैं तो आपको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर धीरे धीरे लोग कहते हैं तू बड़ा सुंदर है, तू इंटेलिजेंट है, तू ऐसा है ना। तो आप अपनी एक इमेज बिल्ड करने लगते हो, और फिर वो इमेज मान लो 10 इंच की बना दी आपने, और किसी ने आपको कहा तू 2 इंच का, ये तो आपका दिमाग खराब। तो इमेज के कारण बोलते हो ना, तो वो क्रिएटेड, यू क्रिएटेड, और वो तो झूठ है। अच्छा, मैं तो इमेज कहाँ है? तुम बोले मेरे मन में, एक्चुअल में भी तो नहीं ना, इट इज जस्ट अज्यूम्ड। तो वो इमेज क्रिएशन करते हैं, जिसको अहंकार निर्माण या मैं का निर्माण कहते हैं। फिर हम एक्सेप्टेंस ही नहीं करते। हम लोगों को तराजू लेके तोल रहे होते हैं कि अर्चना कितने ग्राम की है, प्रवीण जी कितने ग्राम के, फलाना कितने ग्राम का है। अरे भाई,
हर आदमी कई जन्मों का संस्कार लेकर आया है। कांटा कांटा क्यों है, तू हाउ यू आर डिसाइडिंग। कांटा कांटा है, वो तो चुभेगा ही ना भाई। फूल फूल है तो सुगंधित होगा ही ना भाई। और तू कहता नहीं, कांटे को ऐसा नहीं होना चाहिए, कांटे को चुभना नहीं चाहिए। अरे मतलब जो जैसा है वो नेचुरली वो वैसा उसका रहे स्वभाव है ना भाई। तो वो खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। हाँ, तो यू डोंट एक्सेप्ट। आप तराजू लेके बस तोले जा रहे हो हर एक को, रिश्तेदारों को, पति को, पत्नी को, और बच्चों ऐसे को। पति पत्नी भी हम एक पत- दूसरे को तोल रहे बदलने में होते लगे हैं। रहते आज हैं। मेरा हाँ। हस्बैंड 40 ग्राम अच्छा है, आज मेरा हस्बैंड 100 ग्राम बेकार हो गया, आज मेरी पत्नी ऐसी, आज मेरी पत्नी ऐसी हो गई। अरे भाई, एक्सेप्ट देम व्हाट एवर दे आर। और तुम सारे, और कब तक पहचानते रहोगे? अरे इतने दिन साथ में रह गए, फिर भी अभी भी जजमेंट कर रहे होते हैं। तो मैं यूँ कहता हूँ भाई, 1 2 4 बार में, 8 बार में पहचान लो ना भैया कि मेरी पत्नी या पतियां, बच्चे मेरे कैसे हैं। फिर सारे दिन क्या उसके बारे में चर्चा करते हो यार। अच्छा, और तीसरी चीज होती है एक्सपेक्टेशन का बॉवेल। हर आदमी ना एक कटोरा लेके बैठा होता है अपने घर में, सबकी तरफ झांक रहा होता है क्योंकि मेरे को क्या क्या देगा। यानी कि लेकिन जो जब दूसरों की तरफ देखता है ना, तो उसको नहीं पता कि वो तुमसे बड़े कटोरे लेके बैठे हुए हैं। समझे ना? तो भिखारी भिखारी से मांग रहा है ओरिजिनली। तो मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत ही गहरी बात आपने कह दी कि हम जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो खुद ही वो कहीं खुद आपसे एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है। बिल्कुल। अब देखिए ना, देखिए आपको, हर आदमी को ये समझना जरूरी है कि हम इस संसार में सिर्फ और सिर्फ देने के लिए आते हैं। क्यों? हु आर वी? हम उस ईश्वर के पुत्र हैं ना, हम उस यूनिवर्स के क्रिएशन है ना, है? तो पूरा यूनिवर्स क्या कर रहा है? दे रहा है ना। चांद सितारे दे रहे हैं, सूरज रोज निकल रहा है, क्या पूछ रहा है क्या मेरे को वापस तूने फीस नहीं दी है? आज हवा तुम्हें दे रही है, पानी तुम्हें दे रहा है, धरती तुम्हें दे रही है। यानी कि मतलब तुम्हें फ्री में माँ बाप मिल रहे हैं, तुम्हें मतलब हर चीज तुम्हें कुदरत दे रही है। तो इट इज योर क्वालिटी टू गिव। मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी, कोई किसी पर यहाँ एहसान नहीं करता, इंसान की क्या औकात, भगवान भी नहीं करता। हमारी दी हुई हर मदद, हमारा दिया हर दान, हमारा दिया हर प्रेम, हमारा दिया हर सम्मान, किसी पे एहसान नहीं। स्वभाव की मजबूरी है, स्वभाव की मजबूरी है, जैसे पेड़ों का फलना, धरती का जनना, सूरज का निकलना, नदियों का बहना। देखिए, नदी कहती भैया मैं तेरे घर के पास से बह के निकल गई, मेरा स्वभाव है, अब तू उसमें डुबकी मारे ना मारे, तू पानी पिए ना पिए, मेरे को क्या भैया। तो नदी को चिंता थोड़ी कर रही कि तू नहा क्यों नहीं रहा यार, तू पानी क्यों नहीं पी रहा है मेरा, तो बस बह रही है। तो फूल कहता है मैं तो खिल गया भैया, सुगंध लेनी तो नाक खोल दे, नहीं तो नाक बंद कर, तेरी मर्जी। तो मतलब वो इज बॉदर्ड। देखिए, तो मैं खुद आज मैं क्या समझ के जा रहा हूँ मालूम है, इस दुनिया में मेरा काम है लोगों को खटखटाना, जगाना। जागना है तो जागो, नहीं तो मैं फिर अगले जन्म में फिर आ जाऊंगा साला, फिर खटखटाऊंगा। लेकिन मेरा तो स्वभाव, मैं तो जी के जाऊंगा। कोई जागे ना जागे, मैं क्यों चिंता करूं, क्यों नहीं जाग रहा है, लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं, मानते क्यों नहीं है। अरे भैया, इतने कृष्ण भगवान बुद्ध महावीर से बाकी चले गए, तो मैं क्या चीज हूँ भैया। मेरा काम है तू अपनी सुगंध देके जा संसार को, तू मेजरमेंट मत कर। तो पति पत्नी भी शादी करते हैं ना, तो पति सोचता है पत्नी आ गई मुझे बहुत कुछ देने वाली है, पत्नी सोचती है पति आ गया ये मुझे बहुत कुछ देने वाला है, और दोनों अपने अपने कटोरे लेके जाते हैं। और जिस दिन झगड़ा होता है निकाल के बैठ जाते हैं कि देख तूने मुझे क्या दिया, मैंने तुझे कितना दिया। अरे भाई, कटोरे मत निकालो तुम, अगर कटोरे जिंदगी भर तुम्हारे कटोरे कभी नहीं भरने वाले, बता रहा हूँ मैं, समझे ना। तो मतलब क्या होता है कि तो ये जो पेट्रोल की टंकियां है ना हमारे अंदर, ये हमें दुखी करती है। और एक टंकी और है, उसको हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल स्केल्स। आप जितना आदमी आदर्शवादी होगा ना, उतना संसार में दुखी होगा। ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, क्यों मालूम है? जो ईमानदार होता है ना, वो अपनी ईमानदारी को लेकर भागना नहीं करता, वो सारे दिन इस बात से चिढ़ता कुड़ता रहता है कि दूसरे बेईमान क्यों है। उसका चर्चा का विषय वही रहता हर वक्त। और जो आदमी सत्यवादी होता है, कोई दूसरा झूठ बोले तो उसके अंदर आग लग जाती है। यानी कि झूठ उसने बोला, सजा मैं भुगत रहा हूँ, ब्लड प्रेशर मैं रेज कर रहा हूँ। और जो आदमी डिसिप्लिन वाला होता है, वो तो क्या बोलते हैं, सुसाइडल, क्योंकि वो सारे दिन जो है ना अपनी डिसिप्लिन से दूसरों के इनडिसिप्लिन ही मापता रहता है। तुम अगर सुबह 4 बजे उठते होंगे और तुम्हारे घर में दूसरे 8-9 बजे उठते होंगे, तो तुम देखना टेढ़ी नजरों से देखते रहते हो, नालायक कहीं के अभी तक सो रहे हैं, नालायक कहीं के ऐसे। तुम ट्रैफिक में बढ़िया गाड़ी चलाते होंगे, बाकी नहीं चलाते होंगे, तुम पूरी ट्रैफिक में चिड़चिड़ करोगे। तुम टाइम से ऑफिस पहुंच जाते होंगे, बाकी नहीं पहुंचते होंगे, तुम उसको टेढ़ी नजरों से देख रहे होते हो। यानी कि यू ऑलवेज मेजर योर डिसिप्लिन
के साथ दूसरों की ज़िंदगी को माप रहे होते हो आप और दुखी हो रहे होते हो। मतलब यू आर नॉट हैप्पी। देखिए दो चीज़ें हैं, हैप्पी या अनहैप्पी। तो आप अनहैप्पी हो ना, अच्छा फिर परफेक्शनिस्ट होता है ना, वो सारे दिन अपनी बीवी बच्चे नौकर स्टाफ पे चढ़ा रहता है। कलाकार खोजता है अपनी तरह, वो सोचता है मैं परफेक्शनिस्ट हूँ तो मेरी तरह इसको भी ऐसा ही रहना चाहिए। अरे भाई उसकी अपनी लिमिटेशन है भाई। और जो आदमी सफाई पसंद होता है ना, आपने कभी भी नोट किया होगा महिलाएं या जेंट्स जो सफाई पसंद होते हैं, आप देखना उनका चेहरा हमेशा चिढ़ा रहता है बेचारों का। क्यों? सारे दिन घर में बच्चे, कभी मोबाइल इधर से उधर रख दिया, उधर सामान उधर फेंक दिया। तो आप तो अल्टीमेटली हमारे अच्छे गुण हमें क्या दे रहे हैं? स्पॉन्डिलाइटिस, अल्सर्स, कैंसर, जॉइंट्स पेन, ब्लड प्रेशर। तो भैया नाचो ना, भगवान ने अगर तुम्हें ऐसे गुण दिए हैं तो तुम दुनिया को क्यों माप रहे हो? तो यू डोंट एक्सेप्ट दैट दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस। वो एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए मैं ना, देखिए वैसे तो मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, मैं जनरली कई घरों में नौकर होते हैं बेचारे, उनका एक लिमिटेड माइंड होता है। मैं कहता हूँ नौकर का मतलब है गधा। हालांकि गधे के प्रति मेरी बहुत रेस्पेक्ट है। क्यों मालूम है? गधा बहुत मेरा प्रिय जानवर है। तो गधा जो है ना, उसको हाँको ना तो हाँक के फिर थोड़ी देर खड़ा हो जाता है, फिर हाँकना पड़ता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो अब गधे को ऐसे थोड़ी बोलोगे, तुझे 50 बार समझाया मैंने। तो अब हर नौकर को ये कॉमन वर्ड यूज करते हो, तुझे 50 बार समझाया मैंने। तो नौकर कहता है मालिक गधा हूं, हाँकते रहो। तो हाँको ना भाई, उसकी लिमिटेशन है भाई बेचारे की। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए अल्टीमेटली हर आदमी को यह समझना जरूरी है कि क्या चीज मेरे अंदर गुस्सा करना या दुखी होना या डिप्रेशन में जाना या मेरे अंदर जो है एक रिएक्टिव बना रहा है मुझे, वो पहचानो ध्यान करके चुपचाप बैठ के। और फिर तुम्हें लगे कि यार इसने ऐसा बोला या ऐसा हुआ इसलिए मैं दुखी हुआ, तो फिर वो तो तुम हुए ना भाई, उसने थोड़ी किया, चिंगारी ने थोड़ी तुम्हें आग लगाई। तो इसीलिए तुम उसको पहचान के धीरे धीरे उसको स्विंग करके खत्म करो। तब जाके जब पेट्रोल नहीं रहेगा ना, तो फिर चाहे हजारों चिंगारियां आने दो ना, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। देखिए सब लोग जनरली क्या कहते हैं मालूम है, इस संसार में इसलिए भक्ति पूजा पाठ ध्यान करो कि वापस नहीं आना जी संसार में, कि दुख है, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। मैंने एक शेर लिखा कि सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो है प्रभु तो इस धरती से मत टालना। जान गया आनंद की चाबी हर जन्म में आऊंगा, मुक्ति पाकर क्या करूंगा, सबका दुख सुलझाऊंगा। तो आई वॉन्ट टू कम बैक अगेन एंड अगेन। क्यों? जीवन दुख नहीं है, ध्यान रखना, अज्ञानता दुख है, बेहोशी दुख है। जाग जाओगे तो आनंद ही आनंद है संसार में। तो मतलब क्या है मालूम है कि ये पेट्रोल की टंकियां जानो, मेरा कहने का मतलब। तो इससे फिर क्या होगा, तुम्हारे जीवन में दुख और तनाव वो तुम लेते हो, ध्यान रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम दूसरों में मत डालो कि इसके कारण दुखी हूं, तो तुम अपना दुख निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, अच्छा अब रहा संबंध के मामले में, है ना। देखिए प्रेम हमेशा आप कौन सा पसंद करते हो? जो अनकंडीशनल होता है, जो हिसाब किताब वाला नहीं होता ना, है ना। देखिए प्रेम डाकू से लेकर नालायक आदमी सब में होता है। वो प्रेम का फूल है समझ लो, पर वो प्रेम के फूल के ऊपर बड़े बड़े पत्थर जो है ना उसके ऊपर इस तरह से आ जाते हैं कि वो फूल बाहर निकल नहीं पाता बेचारा। देखिए अगर किसी के भी संबंध में अगर डोमिनेशन है कोई भी परिवार में, तो डोमिनेशन से गुलामी पैदा होती है और गुलामी से स्वतंत्रता की कामना पैदा होती है। तो तुम डोमिनेशन से कैसे तुम किसी को बांध पाओगे भैया? समझे ना। जिस परिवार में इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, जैसे तुमने साड़ी ला के नहीं दी तो मैं रोने बैठ जाऊंगी, या तुम मेरी चाय ढंग से नहीं बनाओगी तो मैं गुस्सा आ जाएगा हस्बैंड को, ऐसे होता है ना। तो वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि माँ कहती शादी कर ले वरना नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, ये मजबूरी पैदा करती है, एंड मजबूरी इज नॉट ए लॉ। समझे ना। तो मजबूरी से जो है आदमी जो है मतलब रियल प्रेम कभी नहीं कर सकता। और तीसरा जो है वो है अकाउंटिंग, बिजनेस। आप जब किसी को गिनवाते हो ना एहसान कि देख तू मैं तेरी पढ़ाई के लिए इतना खर्च किया, देख मैं तेरे लिए इतना ऐसा किया, जो भी ये किया वो किया, तो क्या होता है, देन यू हैव ए अकाउंट, देन यू आर डूइंग ए बिजनेस कि मैंने इतना किया, तू मैं 2 बार बीमार पड़ा, तू 1 बार भी देखने नहीं आया मेरे को, तो यू हैव ए अकाउंट। समझे ना। तो वो स्वाभाविक, देखिए ह्यूमन बीइंग है तो स्वाभाविक मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल क्या, उससे प्रेम दबता है नीचे, प्रेम पैदा नहीं हो पाता फिर उस चक्कर में। इसीलिए
और फिर और जहाँ पर जिस संबंध में एक्सपेक्टिंग माइंड ज़्यादा है, तो वो तो सारे दिन जो है भिखारी की तरह जी रहा है, तो वहाँ प्रेम कैसे पैदा होगा? वो देने के बजाय लेने के चक्कर में है भाई। समझे ना आप? इस तरह से। और जहाँ पर जिस संबंध में ईगो ज़्यादा होता है, तो ईगो कभी झुकता नहीं और प्रेम झुकाता है बेचारा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये सब प्रेम के दुश्मन है, समझ लो। अगर किसी भी संबंध में इस तरह की भावना होती है तो फिर आप प्रेम नहीं कर पाओगे। आप जब, इसलिए मैंने कहा ना, जब आप एज इट इज किसी को स्वीकार करते हो ना, तो फिर आप उसको प्रेम कर पाओगे। आप देखिए, कांटा चुभता ही है, ये सत्य जब मैंने स्वीकार कर लिया, तो फिर मैं कांटे के प्रति घृणा और द्वेष नहीं पैदा, मतलब नेगेटिविटी पैदा नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलूँगा बेचारा चुप, बेचारा बना ही ऐसा है ना। मैंने इसके ऊपर एक शेर और लिखा, हर स्वभाव को यहाँ स्वीकार कर लो, कांटों को भी फूलों को भी अंगीकार कर लो, अपने स्वभाव में खिलने को सब यहाँ मजबूर है, प्रभु के विविध रूप समझकर सबसे प्यार कर लो। तो मतलब क्या मालूम है, तुम कर क्या लोगे तुम प्रतिक्रिया करके किसी के प्रति? तो प्यार जो है ना, वो अनकंडीशनल रखो। यू आर हियर टू गिव। माँ क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो चाहे बेटा नालायक है, लायक है, अनकंडीशनल लव, और मांगती भी नहीं, वापस दोबारा बोलते ना, इच्छा भी नहीं करती, दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक, ऐसे बोलते ना। तो वो हो सकता है बाप थोड़ी एक्सपेक्टेशन कर ले, पर माँ तो बेचारी उतनी भी नहीं करती कई बार। तो इसलिए क्या होता है कि क्रिएट दैट काइंड ऑफ लव, तो फिर उससे रिलेशनशिप हमेशा अच्छे रहते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है, जब आपका भाव ये होता है ना कि आई मस्ट गिव वॉट एवर बेस्ट आई हैव टू हिम, दैट्स ऑल। वो मुझे दे के न दे, क्योंकि मेरे साथ उसके साथ दोस्ती है। पर हाँ, नालायक, ज़्यादा स्वार्थी, ज़्यादा लालची अगर वो आपका संबंध में आ रहा है, तो फिर देन उससे फिर कटना ज़रूरी है। क्योंकि वो जो गाना है ना कि ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना बेहतर, तकल्लुफ रोग हो जाए तो उसको तोड़ना बेहतर, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो मतलब, तो जीवन जो है ना, मतलब देखिए, मैं यूँ कहता हूँ कि हर जीवन में आनंद ही आनंद है। आप बस ये अगर नियम जो मैंने बताए थोड़े समझ गए ना, तो फिर आपके जीवन में कोई आपको ये नहीं कर सकता। मैंने अपने बारे में एक शेर लिखा है कि हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। बहुत सुंदर सर। तो 4 चीजें जो आपने ब्रह्मांड के 4 नियम बता दिए, हाँ स्वास्थ्य हो गया, समृद्धि हो गया, आनंद हो गया, और रिलेशनशिप हो गया। रिलेशनशिप। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आपके जीवन में कोई चीज बार बार हो रही है, चाहे वो किसी तरीके की परेशानी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या बार बार हो रही है, तो उसको हम क्या एक इशारा समझें, उसे किस तरह डील करें? देखिए, अगर कोई कहता है साहब देखिए बार बार बीमारी जैसे मेंटेन हो रही है, तो मैं कहता हूं कि आप यूं कह रहे हो, भाई साहब जो आग है ना, ये बुझ ही नहीं रही जी मेरी, और बढ़ती जा रही जी। तो मैं कहता हूं नहीं, आग को बुझने का शौक है, बढ़ने का शौक रत्ती भर भी नहीं है। आग कह रही है भाई साहब मैं क्या करूं, ये पेट्रोल डालना बंद नहीं कर रहा है जी, इसको बोलो जी ये पेट्रोल डालना बंद कर दे। तो मतलब बीमारी तो शरीर मेंटेन करना चाहता ही नहीं है। वाई बॉडी वांट टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, वाई बॉडी वांट टू क्रिएट शुगर्स। वो कहता है माल सप्लाई कर रहा भाई साहब, तो मैं बता रहा हूँ जी, इसको बोलो टेंशन लेना बंद करे, इसको बोलो नमक खाना कम करे, मान लो जो भी। तो मतलब आपकी बीमारी का एक डेफिनेट कॉज है, वो कॉज को समझ के निकालो ना भाई। शरीर थोड़ी कोई पागल है जो बैठे बैठाए तुम्हारी बीमारी को मेंटेन करना चाहेगा। तो मतलब एवरी डिजीज इज रिवर्सेबल। देखो हर आदमी को क्या समझना चाहिए, अगर गलत कारणों से बीमार पड़ना डेफिनेट है ना, तो सही स्वास्थ्य के नियमों से स्वस्थ होना भी उतना ही डेफिनेट है। और हर बीमारी को एक परछाई की तरह समझो। एक मोबाइल मैंने खड़ा किया तो उसकी एक शेडो बनी, तो अब ये शेडो जो है ये बीमारी है। तुम शेडो से क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? तुम एक मोबाइल निकालो ना, शेडो गायब। तो मैं कहता हूँ ऑलवेज नेवर ट्राई टू क्यूर द डिजीज, ऑलवेज ट्राई टू क्यूर द कॉज। तो सर अगर लाइफ की कोई सिचुएशंस में भी ऐसी चीजें आती हो, मतलब नॉट जस्ट आपके हेल्थ, और कई सिचुएशन हो जो बार बार आपके सामने आ रही हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो,
तो उसमें भी क्या इस तरीके का नियम लगेगा कि देखिए मैं लोगों को रेकी सिखाता हूँ। जी। मैं क्यों सिखा रहा हूँ मालूम है? हम्म, इस संसार में हर चीज का ऑपोजिट है। मतलब गर्म बीमारी आ रही है तो ठंडा उपचार करने की आप में ताकत है ना? तो मतलब आपके जीवन में जो चीज अंधेरा पैदा हो रहा है तो आप रोशनी की तरफ ध्यान दो, आप रोशनी पैदा करने का काम करो। आप हमारा फोकस क्या करता है? हमेशा अंधकार को देखता रहता है। एक कुदरत का नियम है, जो एक यूनिवर्स का लॉ, कि व्हाट यू फोकस दैट ऑलवेज एक्सपेंड्स एंड ग्रोस। तो फोकस ऑलवेज व्हाट यू वांट, नेवर फोकस व्हाट यू डोंट वांट। समझे ना? तो मतलब ये है कि आपके हो सकता है अंधेरा एक किसी कारणवश आ गया, तो आप रोशनी पैदा करने के रास्ते ढूंढो ना। अब जैसे कई लोग मुझे क्या कहते हैं, इतना सारा कर्ज है सर, कैसे ठीक करेंगे? मैं बोला इनकम पैदा करने के सोर्सेस ढूंढो ना भाई। या तुम तो जो अभी जितना बिजनेस कर रहे हो, तुम तो उसी के अंदर कर्ज ठीक करना चाहते हो, तो कैसे हो जाएगा? तो कहता हूं आपका पूरा फोकस इस बात पे मत करो कि मेरा कर्ज कितना जल्दी खत्म हो जाए। तुम इस बात की चिंता करो कि नया क्या ऐसा पैसा जनरेट करने का कॉज साथ में जोड़ लो, जिससे थोड़ा और इनकम साथ में बढ़े, तो फिर ये ऑटोमेटिक कर्ज चुक जाएगा मेरा। यूं तो जीवन जो है ना, कोई भी समस्या आने दो, हर चीज का ऑपोजिट होता है। बस अगर आप समझ गए ना, यू विल विन। जैसे सर हम बड़ी बड़ी बीमारियों में भी लोग उनको मैं सुनती हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि हमने हीलिंग के जरिए या अपने खुद के थॉट्स के जरिए इसको क्योर किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें भी वो शायद ठीक होने वाली चीज पे फोकस करते होंगे। हाँ देखिए ना, अब मेंटली जो नेगेटिविटी थी जो आपको बीमार कर रही थी, वो आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया, है ना? आपने विजुअलाइजेशन जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर दिया। आपने लाइफस्टाइल में थोड़ा घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना चेंज कर दिया। आपने जो जंक फूड खाने की या एक डेफिशिएंट फूड खाने की आदत थी, वो आपने हेल्दी फूड की तरफ ध्यान दे दिया। आप थोड़ा टाइम से रेस्ट लेने लग गए, ठीक है ना? तो शरीर चाहता क्या है मालूम है? तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा। बॉडी तो यूं कह रही है। तो लोग जैसे ही थोड़ी सी लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, दे हैव टू रिकवर। क्यों मालूम है? मैंने क्या बताया, तुम्हारा शरीर तुमसे ज्यादा परेशान है तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए। इवन कैंसर में भी ये फॉर्मूला नेचुरल बात है। देखिए मैंने कैंसर पे, वैसे मैं लकीली समझो मैं कैंसर पे ही काम करता रहा हूँ 20 साल हॉस्पिटल में, 18,000 मरीजों को मैंने ट्रीट किया अब तक। एक ही सिद्धांत पे काम किया कि इन ए हेल्दी बॉडी कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव। ये 100% लॉ है ये, कि अगर बॉडी हेल्दी है ना, तो कैंसर सेल तो रोज पैदा होते हैं बॉडी में, पर वो तो ग्रो नहीं करते, क्योंकि बॉडी में अभी मकान मालिक मजबूत है अभी। तो मैं कहता हूँ तुम चोर से साथ क्यों लड़ाई कर रहे हो? मकान मालिक को मजबूत करो ना, लात तो वो मारेगा ना उसको। समझे ना? तो मैं कहता हूँ डोंट फाइट द कैंसर। वो ट्यूमर इतना बड़ा है, रहने दो। वो इसलिए अंदर है क्योंकि मकान मालिक बेचारा उसको लड़ नहीं पा रहा है। तो मैं कहता हूँ मेक द पर्सन हेल्दी, हेल्थ विल क्रिएट इम्यूनिटी, और वो अपने आप हर बीमारी से लड़ाई कर जाएगा। इस तरह से तो उस सिद्धांत पे काम किया। तो मैं लोगों के ना 200 कैंसर के मरीज देख रहे ना, मैं महाबलेश्वर, पंचगनी से ऐसी जगह पे नैनीताल में कैंप करता था, और मैं उनको कुछ नहीं करता था। मैं 2-60 दिन है ना मेरे साथ रह के केवल उनको खूब हंसो नाचो, 1-1 घंटा डांस कराता था मैं। आप जरा सोचो, कैंसर का मरीज डांस कर ले तो कहाँ कैसे बीमार पड़ा रहेगा, है ना? उनको ध्यान कराता था। उनको एक ओशो का मेडिटेशन है, सक्रिय ध्यान, जो डायनेमिक मेडिटेशन बोलते हैं, वो मैं करा के इमोशनल रिलीज कराता था। उनको नेचुरल फूड खिलाता था, है ना? और खूब वॉकिंग पे ले जाना, एक्सरसाइज कराना, योग प्राणायाम कराना। तो मतलब एक सिंपल सी लाइफस्टाइल मैंने ठीक कर दी और लोग ठीक होने लग गए अपने आप। जरा सोचो। तो इस मतलब तो और हमने फिर सुनील दत्त के साथ मिलकर एक दामोदर हाल बॉम्बे में प्रोग्राम किया, जिसमें मैंने सारे कैंसर के मरीज प्रेजेंट किए वहाँ पे, इस तरह से। तो मतलब क्या है कि हर बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है, पर ठीक होने के लिए लोग है ना स्वास्थ्य के नियम अडॉप्ट नहीं करते, और रोग के कारण जानते नहीं, और डॉक्टर बताते भी नहीं, इसलिए निकालते भी नहीं। तो कॉज मेंटेन मीन डिजीज मेंटेन। इसलिए उनकी बीमारी जो है ना, थोड़े दिन के बाद जो है दवा खाकर भी वो दोबारा रिकरेंस कर जाती है। देखिए दवाएं गलत नहीं है, तुम्हारा जो भरोसा है ना कि समथिंग विल कम फ्रॉम आउट एंड गिव मी हेल्थ। याद रखना, जब आप दवाई लेते हो ना, तो आपकी बॉडी बीमारी के साथ साथ
एक फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही थी, अब दवाई आने से दूसरे 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही है। यानी कि इंडिया पे अब बांग्लादेश भी हमला कर रहा है और एक पाकिस्तान भी हमला कर रहा है, अब 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसीलिए बीमारी में दवा खाओ अगर आपको राहत लेनी है तो, पर वो 2-4 दिन 8 दिन, तुम तो जिंदगी भर अगर दवा लेते रहोगे तब तो तुम्हारा एटीट्यूड वो है कि हेल्थ बाहर से आ रहा है भाई कहीं से। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी आनंद सब तुम्हारे भीतर से बाहर आती है, बाहर से नहीं आती। यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर इन दिस यूनिवर्स, मैं यूं कहता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर आज आपने बातें हमें सिखाई हैं। मैंने खुद आज काफ़ी कुछ सीख लिया आपसे, और मैं खुद आपकी प्रेजेंस को मतलब फील कर पा रही हूँ सर। मैं पिछले 1-1.5 घंटे में मुझे कुछ ध्यान नहीं है बाहर का, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आपकी बातों को। और ब्रह्मांड के जो नियम आपने आज बताए हैं, आई एम श्योर कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो आज से ही इसको अपनी लाइफ में जो है अप्लाई करें और खुद इसको देखें कि जो आप जैसे हो नेचुरली हो, स्वयं को समझो और जीवन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, वैसे तो बहुत सारी बातें मैं आपसे जानना चाहती थी, बहुत सारे और टॉपिक हैं, भगवान के बारे में, मोक्ष के बारे में, जैसा आपने बोला बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आगे फिर कभी बैठेंगे तो इन सब पे जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपने इतना कीमती समय अपना हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, मेरी बहुत शुभकामना, आपके चैनल के लिए भी बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच सर। तो वेब दर्शन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।